नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बिछ रही सियासी बिसात की, पार्टियों की रणनीति की और साथ ही एआईएमआईएम से बनते बिगड़ते समीकरणों की। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी संगठन से लेकर सरकार के बीच तालमेल बिठाने में जुटी हुई है, रूठों को मनाकर बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं सपा भी छोटे दलों के साथ खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीएसपी और अभी सुस्त बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के महासमर में बड़े योद्धाओं के बीच एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और दावा किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और साथ ही कुछ अन्य छोटे दलों के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। यानी ओम प्रकाश राजभर पहले दूसरी पार्टी की ओर सियासी भविष्य तलाशने में जुटे हैं। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने के ऐलान से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। सवाल यह है कि ओवैसी की एंट्री से किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा। क्या यूपी में अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी दूसरी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ेंगे? चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे पहले नजर डाली रिपोर्ट पर। यूपी चुनाव के लिए सियासी बिसात, जाति समीकरण में जुटी सियासी पार्टियां। ओवैसी को है आस, क्या राजभर देंगे साथ? ओवैसी की एंट्री से किसे नफा किसे नुकसान? यूपी में अल्पसंख्यक वोटों का होगा बंटवारा। देश के सबसे बड़े राज्य में चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से ही शतरंज की चालें चलनी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी संगठन से लेकर सरकार के बीच तालमेल बिठाने में जुटी है, रूठों को मनाकर बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं सपा की साइकिल में भी हवा भरने की कोशिश हो रही है। बीएसपी अभी सुस्त बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के महासमर में बड़े योद्धाओं के बीच एआईएमआईएम यानी हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद बिरयानी पकाने के लिए यूपी विधानसभा की लड़ाई में एंट्री करने वाले हैं। बिहार बंगाल के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। बिहार में कुछ पार्टियों के साथ गठजोड़ कर 5 सीटों पर कब्जा करने वाले ओवैसी को लगता है कि यहाँ भी किसी पार्टी से गठजोड़ कर अपनी जड़ें मजबूत करेंगे। लेकिन ओवैसी को अभी तक यूपी में कोई साथी नहीं मिला है जो उनके बिहार की तरह यहाँ भी फायदा करा सके। एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। यानी ओम प्रकाश राजभर पहले दूसरी पार्टी की ओर सियासी भविष्य तलाशने में जुटे हैं, सीटों की सौदेबाजी करने में जुटे हैं। अगर बात नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने के ऐलान से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। एमवाई समीकरण के जरिए कई बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा है। उसे पता है कि अगर ओवैसी आएंगे तो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ दिन पहले मीडिया में चर्चा थी कि एआईएमआईएम का बीएसपी से गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां ओवैसी से दूरी बनाए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर यूपी के बड़े सियासी दल ओवैसी से दूरी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? सियासी पंडित कहते हैं कि सेकुलर पार्टियों को डर है कि ओवैसी यूपी में मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेकुलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। मुस्लिम वोट नहीं भी मिले तो उनकी मौजूदगी से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसकी वजह से सेकुलर दल ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर है। ऐसे में उनके साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक वोटर भी कन्नी काट सकता है। दरअसल ओवैसी ने जहां भी सियासी जगह बनाई वहां किसी दल के सहारे जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन किया, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का सहारा लिया, गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ हाथ मिलाया। यूपी में भी ऐसी ही कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ कोई भी राजनीति दल उन्हें भाव नहीं दे रहा। हाथ मिलाने में फायदा कम, सियासी नुकसान ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने मायावती और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती बीजेपी को
वॉकओवर दे रही हैं और AIMIM बीजेपी की बी टीम है। चुनावी पारा बढ़ने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई। मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो समाजवादी पार्टी वाली गलतियां दोहरा रही हैं। इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है, जिससे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी काफी कमजोर हो रही हैं। जाहिर है एक तरफ बड़े दल बड़ी तैयारी में हैं जो आपस में गठबंधन नहीं कर रहे। एसपी और कांग्रेस की नजरें छोटे दलों पर हैं, लेकिन AIMIM के चुनावी मैदान में ताल ठोकने से मुस्लिम वोटरों को अपना समझने वाली पार्टियों को झटका लगा है। अब सवाल है कि ओवैसी के आने से किसका खेल खराब होगा, ओवैसी के आने से किसे फायदा किसे नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, अगर देखा जाए तो AIMIM को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि वोट सभी को चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी बिरयानी तो पकाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सियासी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ना तो उनको चूल्हा मिल रहा है और ना ही तड़का लगाने के लिए कोई सियासी दल। कारण क्या है, इसी का पता लगाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। यहाँ पर आपको बता दें कि अश्विनी साही जी हैं जो कि बीजेपी यूपी के स्पोक्स पर्सन है, यानी कि प्रवक्ता है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो कि लीडर के एसपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे है जो कि कांग्रेस यूपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ है। और थोड़ी देर में शौकत अली साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रेसिडेंट है AIMIM यूपी के। एक बात बताइए यहाँ पे धर्मेंद्र जी, आखिर इस बार समस्या क्या है AIMIM के साथ? कन्नी काटने का क्या कारण है? नहीं, ये कोई जरूरी शर्त तो नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन हो किसी पार्टी का, तो इसमें कन्नी काटने वाली बात तो मुझे नहीं लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई उनका तो जो दरवाजा है वो सभी के लिए खुला हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो आना चाहते हैं लेकिन किसी सियासी दल का साथ तो मिले। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समर्थन की तो जरूरत है ना। अगर वो आना चाहते हैं तो दरवाजे क्यों बंद है उनके लिए? नहीं, ऐसे कैसे कैसे दरवाजे बंद है? तो फिर उनका हाथ क्यों नहीं थामा जा रहा है या हाथ बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा उनकी तरफ? नहीं, किसकी तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा किसी तरफ नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सिर्फ नेतृत्व तय करता है। तो मतलब उनको आप साथ में नहीं लेंगे, साफ है? नहीं, साइकिल पर सवार नहीं होंगे ओवैसी साहब? नहीं, मैं इस पर कोई आधिकारिक बात नहीं कह सकता। और रही बात जो समझौते की, तो पार्टी लाइन तो बता ही सकते हैं ना, पार्टी लाइन तो बता ही सकते हैं ना कि मतलब मंशा है या नहीं है। नहीं, पार्टी लाइन ये है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को जो भी कदम उठाना होगा वो निश्चित तौर पर उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो साइकिल पे सवार हो जाएंगे ओवैसी साहब? नहीं, अभी मैं इस बात को कहने में सक्षम नहीं हूँ कि होंगे कि नहीं होंगे, ये नेतृत्व तय करेगा। अभी तो मैं कह दूं और बाद में ना हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे आदिल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, हालांकि शौकत अली जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। यहाँ पे आदिल जी जुड़ चुके हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए। एक बात बताइए उमाशंकर पांडे जी, एक परिस्थिति ये भी बनी हुई थी कि ये कहा जा रहा था कि देखिए कांग्रेस हर उस दल के साथ है जो कि बीजेपी को हराएगी। बाकायदा हमने देखा भी कि किस तरीके से विजय रथ रोकने के लिए बीजेपी का कांग्रेस ने सहायता भी की है। जिसका हाथ थामने की जरूरत थी वहां पर हाथ भी थामा, साइकिल पर भी सवार हुई। देखा था हमने कि किस तरीके से बाकायदा 2017 का वो नजारा भी देखने को मिला था जब बाकायदा साथ थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी। इस बार क्या ये लगता है कि जो एक अल्पसंख्यक वोट है वो बट जाएगा और यही कारण है कि अकेला छोड़ दिया गया है और मंशा भी यह है कि ना आए तो बेहतर है ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रियंका जी, बात अल्पसंख्यक वोटों की नहीं है। बात यह है कि जो पहले आपने बोला बात वही सही है और उसी के साथ हम हैं। आपने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में हराना चाहते हैं और हराएंगे। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मददगार हैं, हम उनसे कैसे मदद ले सकते हैं प्रियंका जी? ओवैसी जी बिहार में चुनाव लड़ने जाते हैं, घोषणा करते हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, फिर वो सीटें घटते घटते 13 पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और फिर 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये समझ में किसको नहीं आता है कि वो बिहार जाते हैं चुनाव लड़ने, वो वेस्ट बंगाल जाते हैं चुनाव लड़ने, वो गुजरात में चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? तो जाहिर सी बात है। और फिर उनके पास इतना फंड कहाँ से आ जाता है, कहाँ से वो हवा के रथों पर कहना क्या चाह रहे हैं आप उमाशंकर जी? खुलकर बोलिए ना। मैंने तो देखिए सारी चीजें तो आपने बता दी, आप यही कह रहे हैं क्या एक तरह से बीजेपी की बी पार्टी की तरह काम कर रही है क्या AIMIM? मैंने तो आपको खुल के बोला कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? हम तो उन्हीं को हराना चाहते हैं और फिर उन्हीं के साथ हम अलायंस भी कर लें, ये कोई भी कैसे कर सकता है? ठीक है आदिल साहब, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है आदिल साहब, ये छवि भारी पड़ रही है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। बीजेपी की बी पार्टी की जो छवि बनी हुई है आपकी, वो भारी नहीं पड़ रही है पार्टी पर? हम लोग राजभर साहब के साथ पूरा 8 पार्टी का गठबंधन है और उससे मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप पांडे जी से पूछिए कि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में 0 सीट, आंध्रा में 0 सीट, दिल्ली में 0 सीट, सिक्किम में 0 सीट, बंगाल में 0 सीट, उड़ीसा में वही हाल है, तो काहे चुनाव लड़ते हैं? मत लड़े चुनाव। अभी केरला भी चुनाव क्या स्थिति रही इनकी देख लिया आप लोगों ने, आसाम की क्या स्थिति रही देख लिया लोगों ने। इनका तो 170 MLA CSDS ने रिपोर्ट देख ली, 170 कांग्रेस का MLA बिका है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर जो MLA का बिकने का होता है ना, तो कांग्रेस के MLA ज्यादा बिकते हैं। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, कल तक जतिन पायलट इनके थे, वो जतिन प्रसाद चले गए, सचिन पायलट रास्ते में है, पंजाब में बवाल चल रहा है। इनका लीडर ऑपोजिशन BK पाटिल महाराष्ट्र से चले गए थे और MIM से बोलने उनको जानकारी भी गलत है। MIM सिर्फ 18 सीट पे बिहार में लड़ी और 18 में हम 5 सीट जीते हैं और बेहतरीन तरीके से हमने जीता है। और मेरी मर्जी रहेगी कि हम जितना सीट पे लड़े। कांग्रेस पूरे बिहार में चुनाव लड़ी थी क्या? 70 सीट पे सिर्फ 19 सीट जीती है कांग्रेस। 243 में उनको तो खुद दम नहीं है चुनाव लड़ने का। बतला दे हिंदुस्तान में वो फुल सीट पे कहाँ लड़े चुनाव? ठीक है अश्विनी साहब, दूसरे पर बोलने से पहले आऊंगे आपके पास। उमाशंकर जी एक बार अश्विनी साहब की भी प्रतिक्रिया ले लो, मैं फिर आती हूँ आपके पास। मैडम एक बात सुनिए, UPA 1 में और 2 में हम क्या थे? कांग्रेस पार्टी के UPA 1 और 2 में जो थे उस वक्त हम क्या थे? पूछिए तो पांडे जी से, उस वक्त क्या थे हम? रिश्ते में क्या कहलाते थे? न्यूक्लियर डील पे जो पार्लियामेंट में हमने वकालत किया, न्यूक्लियर डील में किसने वकालत की थी? न्यूक्लियर डील में वही बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने वकालत की थी पार्लियामेंट में, जब मनमोहन सिंह जब न्यूक्लियर डील पास करा रहे थे, उस वक्त हम क्या थे? ठीक है, गलती करेंगे ये MLA भागेगा, ये इनका MP भागता और इल्जाम पर लाते हैं। एक मिनट मैं बस अश्विनी साहब के बाद प्रतिक्रिया ले लूं। बहुत देर से वो मुस्कुरा रहे हैं इस पूरे वार्तालाप को देखकर। आती हूँ आपके पास उमाशंकर जी, आऊंगी बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी आपके आदिल साहब की बात पर। अश्विनी जी आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? नहीं, प्रियंका जी मुस्कुराने का कारण कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन अभी आदिल जी और उमाशंकर जी की बातों को मैं सुन रहा था। उमाशंकर जी की पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है और जब से प्रियंका जी के हाथ में बागडोर है यहाँ, तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है और आदिल साहब ने उनका पूरा पुलिंदा खोला। लेकिन अब एक दो सीटों की पार्टी है, कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा है। और आज इस तरीके से उनकी जो है खिलाफत कर रहे हैं AIM आ रहा है। देखिए ये लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है और AIM आए, कांग्रेस भी लड़ेगी, हमारे साथ सपा भी लड़ेगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक दल चुनाव लड़े, सारे दल चुनाव लड़े, सभी लोकतंत्र में आए, तभी ये होता है कि हाँ भाई चलो अच्छा एक लोकतंत्र जिंदा है और बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा कल तक हिमायत करने वाले प्रियंका जी, कल तक हिमायत करने वाले हमारे उमाशंकर भाई और धर्मेंद्र जी किस तरीके से उनको खारिज कर रहे हैं आज, ये भारी समस्या है। क्योंकि इन लोगों के लिए ये आने वाले दिन में अब ये ठप्पा लगता जा रहा है कि ये एक धर्म संप्रदाय की पार्टी थी। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है उमाशंकर जी। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं है जी। ठीक है उमाशंकर जी।
देखिए प्रियंका जी, आपने आदिल जी से प्रश्न किया और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और अश्वनी जी ने किस तरीके से AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी का बचाव किया अपने वक्तव्य में, आपने देख लिया। बेचैनी भी आपको आदिल हसन की दिख गई और अश्वनी जी की दोस्ती भी दिख गई, और ये बिल्कुल वही है जो साक्षी जी महाराज कहा करते थे। साक्षी जी महाराज का बयान याद करिए प्रियंका जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ओवैसी तो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मददगार हैं। वही सच्चाई है, साक्षी महाराज के जुबान से वो बात निकल आई थी। और अश्वनी जी ने जिस तरीके से आदिल हसन के साथ अभी अभी दोस्ती निभाई और जिस तरीके से आदिल हसन ने कांग्रेस की बुराई की, वो अपने आप में स्पष्ट हो गया। आपने देखा वो कैसे पूरा इतिहास भूगोल पूरे देश का आदिल हसन जी बता रहे थे। यही है, यही इनकी असली दोस्ती है, यही इनका असली चेहरा है। और इसीलिए कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम पहले आपके साथ थे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप AIMIM के पहले केवल MIM थे। पता नहीं आदिल जी को अपना ये इतिहास पता है कि नहीं पता है, इनके संस्थापक कौन थे और वो बाद में पाकिस्तान चले गए थे। तब ये केवल ये ऑल इंडिया जो शब्द AI है, ऑल इंडिया, वो तो कांग्रेस पार्टी ने जुड़वाया। आज 3 शर्तें हमने इनके सामने रखी थी और 3 शर्तें RSS के सामने रखी थी, और दोनों को हमने उस समय बैन कर रखा था। जब इन लोगों ने उन 3 शर्तों को माना, उसमें MIM के साथ एक शर्त थी कि ये ऑल इंडिया जोड़ेंगे, और जब इन्होंने ऑल इंडिया जोड़ा, ऑल इंडिया जब इन्होंने जोड़ दिया तो हमने इनका बैन हटाया। और जब RSS ने कहा कि हाँ हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, तब हमने इन पर बैन हटाया। लेकिन जब इनकी चाल ढाल AIMIM की फिर बदल गई तो फिर हमने इनको किनारा कर दिया। आप ओवैसी जी का भाषण देख लीजिए, क्या बोलते हैं, जहर उगलते हैं। ठीक है आदिल साहब, जनता पार्टी क्या करती है, जहर उगलती है। ठीक है आदिल साहब, जहर से जो ठीक है आपकी बात आ गई डॉक्टर उमाशंकर, वो मुद्दों को विकास से दूर ले जाती है। ठीक है आपकी बात आ गई उमाशंकर साहब। आदिल साहब, क्या यही कारण है क्या जो छवि बनी हुई है, यही कारण है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा सियासी दल, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो खासतौर पे धर्मेंद्र यादव जी ने कहा भी कि भाई आपने किससे सुन लिया कि ओवैसी साहब हमारे साथ आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने भविष्य को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन फिलहाल उनके जो तेवर हैं वो काफी तीखे हैं ओवैसी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर। तो ऐसे में क्या कारण क्या लगता है कि जो सब बड़े सियासी दल इस वक्त कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं AIMIM से? ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बीजेपी से आखिरी नस्ल तक हम लोग बोल कर जाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, आखिरी नस्ल तक बोल कर जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं देना। जैसे आसमान और जमीन में दूरी है, उसी तरह MIM और बीजेपी में दूरी है। और शिवसेना के साथ जो महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं उनके बारे में जरा पूछ लीजिए, और इनको जानकारी पांडे जी को फिर नहीं। 1958 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फॉर्मेशन हुआ है, तो 1958 को हुआ है, उस वक्त देश भी आजाद हो गया था। और इनके साथ हम तेलंगाना आंध्रा में भी सरकार में रहे हैं, आउटसाइड सपोर्ट में, और यूपीए में भी रहे हैं। तो बैन इनके हाथ में नहीं रहता है, बैन जो है वो RSS पे लगा था। और MIM जब 1958 में बनी थी तो ये बैन लगाने वाले कौन है? जानकारी नहीं है तो बिना जानकारी के चैनल पे नहीं बैठते। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो हर जगह बैसाखी में, झारखंड में बैसाखी पर, हर हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र में बैसाखी पर, कर्नाटका में बैसाखी पर, केरला में मुस्लिम लीग के साथ बैसाखी पर। बदरुद्दीन अजमल साहब को कल तक बोलते थे ही अनटचेबल, आज जाके उन्हीं के गोदी में बैठना पड़ा, जिसके चलते इनका सीट जीते और जिसके चलते राज्यसभा इनके लोग हैं। ये तो इनको तो लगता ही है डर, क्योंकि ये चाहते हैं माइनॉरिटी का वोट, दलित का वोट, ये चाहते हैं इनका पंगु बन के रहे। इसी तरह बसपा के साथ ये अलायंस नहीं करते थे, इसी तरह MIM से नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके जो नेता है खुद अमेठी में चुनाव हार गए और उनको वायनाड जाना पड़ा। वायनाड में 50% माइनॉरिटी डोमिनेट कंस्टिट्यूएंसी है और वहां से जीतना पड़ा। जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, दूसरे को क्या नसीहत देंगे? 1984 से मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से जीत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जीतते रहेगी। और अभी DHMC का चुनाव हुआ था नवंबर में, पता कर लीजिए, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 0 पे आउट हुई है। तो कांग्रेस तो भी मुकाबले में है। इन लोग बेवजह बीजेपी से लड़ भी नहीं पाते, इनका MLA भाग जाता है, तो क्यों लोग वोट देगा? ठीक है, लग रहा है जिस तरीके से बसपा के साथ अलायंस किए थे, बहन जी के साथ हम लोग अलायंस किए थे, क्योंकि हम लोग काशीराम जी का फॉर्मूला हम लोग बहुत पसंद करते हैं और काशीराम जी के लिए हृदय से इज्जत है हमारी।
ठीक है, और हमेशा हम उनके जय भीम का नारा अगर ठीक है, आपके लहजे से पता लगता है, आपके लहजे से पता लगता है, रुकिए ना आदिल साहब, आपके लहजे से पता लगता है कि आप कांग्रेस से काफी नाराज हैं इस वक्त, लेकिन सपा के खिलाफ कोई शब्द, न बसपा के खिलाफ कोई शब्द और न ही बीजेपी के खिलाफ कोई शब्द। असल बात कांग्रेस के साथ दिक्कत मैं कहना चाह रहा देखिए ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जहां जिस तरीके से इस बार सियासत बदली हुई नजर आ रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में, उस बाबत सभी बड़े दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन छोटे दलों की भी बात की जाए तो वो भी मोहरा बनने को तैयार नहीं है, बल्कि इस बार पूरा दाव खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे में ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसकी क्या अस्तित्व बना हुआ है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, इससे पहले भी कई बार देखते आए हैं कि हाथ मिलाने में देरी नहीं होती थी, लेकिन इस बार हर कोई कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है? खास मेहमान हम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धर्मेंद्र जी, क्या ये मानकर चला जाए कि 2022 में विधानसभा चुनाव और उस बाबत 2014 से जो समीकरण है चुनावी बिसात के, वो बदलते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि देखिए, एक तो उनकी जो छवि है वो कट्टर नेता की है और समाजवादी पार्टी जो है वो अपने आप को सेकुलर कहकर चलती है, तो इस बाबत उनका साथ कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि 2017 में भी गठबंधन करके देख लिया, 2019 में भी गठबंधन करके देख लिया, तो ऐसे में अब दूध के जले हुए हैं तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। मैडम, समाजवादी पार्टी कहने को सेकुलर नहीं बल्कि पूरी तरह सेकुलर है, और प्रदेश की जनता के हित में जो भी फैसले उस समय लेने पड़े समाजवादी पार्टी को किसी भी चुनाव में, उन लोगों ने जनता के हिसाब से फैसला लिया गया। और जी बाकी, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है धर्मेंद्र जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। प्रदेश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो समाजवादी पार्टी लेगी, और विभाजनकारी ताकतों को रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो जरूर उठाएगी। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना, इसमें जनहित कैसे था? और जो समाज के लिए आपने कहा कि आपने गठबंधन किया, लेकिन वो समाज के लिए जो गठबंधन किया वो सफल तो नहीं हो पाया ना, जनता को तो नहीं पसंद आया वो साथ, तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ठोकर खानी पड़ जाए, इसलिए ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी को थोड़ा दूरी रखा जाए? नहीं, अब एक गठबंधन को दूसरे गठबंधन से कंपेयर नहीं किया जा सकता मैडम। ये सबकी परिस्थिति अलग थी, लोग अलग थे, ये परिस्थिति अलग है, लोग अलग हैं। किस तरीके से? सबसे बड़ा सवाल ये भी समझा दीजिए ना किस तरीके से अलग है, ये भी समझा दीजिए कि किस तरीके से अलग है। नहीं, आप 2017 का चुनाव था, 2022 के चुनाव है, 5 साल आगे की बात है, तो 5 साल पीछे की बात थी, एक तरह से ऐसे ही अलग हो गया, समय ही बदल गया। फिर भी आप कह रहे हैं ना कि परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो वो परिस्थितियां ही समझने की कोशिश करें कि आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है उस बाबत कि ओवैसी साहब को अब दूर रखना पड़ रहा है। हमारी परिस्थिति ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो हमारी पहुंच है, जिस तरह से 2017 में हम अपने काम को लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाए थे, इस बार हम लोग 5 साल के टाइम में हम अपने संगठन को लगभग 10 गुना ज्यादा मजबूत करके चुनाव में आने की स्थिति में हैं। अच्छा, तो इसलिए जब हम अकेले दम पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम हैं, तो बाकी लोगों को साथ लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर छोटे दलों को क्यों बकायदा उनके पीछे जाया जा रहा है? देखा हमने कि किस तरीके से बकायदा अखिलेश यादव ने हर किसी के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, हर किसी का वेलकम करने को तैयार है। यहाँ पे राजभर साहब भी मुलायम सिंह यादव से मिलते हुए नजर आए थे, उसके बाद जो बकायदा चंद्रशेखर है वो भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे, तस्वीरें बकायदा काफी सामने आ रही थी। तो अगर अपने दम पर सक्षम है समाजवादी पार्टी, तो फिर इन लोगों के साथ की क्या जरूरत है, या फिर उन लोगों से बातचीत का दौर जारी है? नहीं, इनकी जरूरत इस तरह से है कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय पे काम करती है। सामाजिक न्याय के लिए हर सेक्शन के पास पहुंचना जरूरी है, और उस पहुंचने में ये जो छोटे छोटे दल हैं हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, बड़े दलों पे भरोसा नहीं है इस बार? हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं इन छोटे छोटे दलों के साथ, और सामाजिक न्याय ही एक आधार है जिसके आधार पर हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। ठीक है, यानी कि आप AIMIM को उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी मान रहे हैं क्या? वो तो आप लोग जानते होंगे कितनी बड़ी पार्टी है। ठीक है, मतलब वो छोटे दलों में नहीं आती है, इस वजह से आप सोचते हैं कि उनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए यहाँ पे अश्विनी शाही जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मान ली ठीक है अगर ओवैसी साहब आते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि वो कह रहे हैं कि देखिए 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो एक जो बड़ा वर्ग है खासतौर पे अगर साफ तरीके से कहा जाए कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, बहुसंख्यक को लेकर लगातार अभी तक सियासत देखने को मिली, 2014 से वो पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा, या फिर ध्रुवीकरण की तो समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी और बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो जाए, भले ही भी पार्टी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कुछ खास काम नहीं आई है यहाँ पर AIMIM। प्रियंका जी, देखिए पहली बात तो जो आपने कहा है AIM पहली बार चुनाव लड़ने नहीं आ रही है, एक बार लड़कर देखिए और वोट का परसेंटेज उनका देखिए, क्या उनका वोट का परसेंटेज रहा।
बंगाल में क्या प्रदर्शन रहा। आप कुछ सीटों पर सिमट कर कुछ जगहों पर बिहार में चुनाव जीत गए ये लोग, वो अलग बात है, कुछ सीटों पर ये जीत गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं और इनका जो है बड़ा ही विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, देखिए सपा को, अभी आपने कहा ना कि सपा तो छोटे दलों से कर रही है, सपा उनको बड़ा दल मानकर चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि एक जो है AIAM और राजभर जी जो फ्यूज बल्बों की जो झालर एक जल रही है, जिसमें राजभर जी ने कहा भी है कि हर साल एक मुख्यमंत्री देंगे, हर साल 4 उप मुख्यमंत्री देंगे, तो ये लोगों का एक अलग ही विजन है। भारतीय जनता पार्टी सब पर नजर रखे हुए है, कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने, कांग्रेस ने, सबने गठबंधन करके देख लिया है और वो रिजल्ट, वो हश्र साथ में सबने देखा, आपने भी देखा, दिखाया, पूरे देश ने देखा। तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर काम कर रही है जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सभी दलों को लेकर चल रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं प्रियंका जी कहना चाहूंगा कि 14 के बाद आप देखिए, कोई भी हो, अगर हम मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए या हमारे 17 में विधानसभा चुनाव हुए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 73 सीट जीता, इस समय हम 300 से ऊपर सीट जीते, तो हम किसी एक वर्ग और एक समाज का हम जीत कर नहीं आए थे। तो इसमें मेरा कहना है कि हमको सबका साथ मिला था और सबका साथ मिला था तो हमने जाति, धर्म, पंथ सबका हमने एक तरह से तोड़ने का काम किया। जो लोग कहते थे कि हम इस जात के वोट पर जीतेंगे, इस धर्म के नाम पर जीतेंगे, तो हमारे पास सभी लोग थे और ये कमोबेश सभी लोग, हमारे सारे पैनलिस्ट मानेंगे कि जो पार्टी 300 से ऊपर सीट जीत रही है, 73 सीट जीत रही है, तो सबका मिला होगा, तब इतना पहुंचे होंगे हम लोग। तो आज के दिन में सबकी मंशा चाहे जो भी हो, कैसे भी हो, तो लेकिन मंशा फलीभूत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोगों के जो काम है, हम लोगों का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है, ये सर्वोपरि है और यही हम मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कोई हमारे सामने दिख नहीं रहा है। ठीक है, आदिल साहब एक बात बताइए, देखिए पंजाब में मायावती का साथ मिल जाता है, लेकिन वही मायावती उत्तर प्रदेश में AIMIM को लेकर सीधे कह देती है कि देखिए यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। तो क्या इसका कारण ये ना मानकर चला जाए कि जो पार्टी आपके साथ पंजाब में गठबंधन कर रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं, वो ये भी मानती है कि उत्तर प्रदेश में AIMIM को लेकर कोई आधार नहीं है, कोई सियासी आधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। यही कारण है क्या मायावती ने यहाँ पर हाथी पे नहीं बिठाया आपको? अब मायावती जी एक बड़ी लीडर है, उनका एक विचार अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से किसी से बात भी नहीं हुई थी। ये मीडिया में ये बात अफवाह हो रही थी कि बात हुई है। और जहां तक है कि चुनाव आएगा, कहाँ कूट किस करवट बैठेगा देखेंगे। हमारा जिला परिषद जीता हुआ है, पंचायत में जीता हुआ है और ऐसा कोई जिला नहीं, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और आपका बनारस से लेकर सहारनपुर तक कोई जिला नहीं है जहां हमारा संगठन नहीं है। हर जगह हमारे रियासती सदर जो हैं हमेशा, और बैरिस्टर साहब खुद जाते रहते हैं वहां पर। अभी रोज राजभर साहब के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ था अभी, तो होते ही रहता। और अभी तक भाजपा के जो हमारे बड़े भाई अभी वहां पर बोल रहे थे, उनसे पूछिए कि PDP से अलायंस उन्होंने किया था, कभी PDP को फिर नजरबंद कर दिए थे, PDP के साथ डिप्टी CM बने थे। 5 बजे सुबह में बैठकर महाराष्ट्र में NCP जो प्रधानमंत्री जी बोले थे, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, उसके साथ सुबह सुबह 5 बजे सरकार बना लिए थे। तो सब कुछ फार्मूला तो ये भी अपनाते। सिक्किम में जो था वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का MLA तोड़ लिए, गोवा में कांग्रेस का MLA तोड़ लिए, मेघालय में तोड़ लिए, अरुणाचल में तोड़ लिए। तो बीजेपी कौन दूध की धुली है? क्या हुआ आपकी बार? महंगाई की मार, पेट्रोल का दाम क्या है, 2 करोड़ से ऊपर बेरोजगारी है। तो बतलाए ना कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या वादा किए हैं। कश्मीर में यू टर्न, गुपकर बोलते थे, गुपकर गैंग के साथ नहीं मिलेंगे, फिर परसों चाइना साथ में करते हैं। फिर आप आज देख ही लिया कि क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, क्या मामला है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल को एसेंशियल एक्ट के तहत हटा दिया गया, दुगना दाम हो गया है। 2020 और 21 में मस्टर्ड ऑयल का दाम कितना हो गया है। कल तक इनकी स्मृति ईरानी जी, नितिन गडकरी साहब रोड पर चूड़ी पहनकर और क्या क्या भेजती थी पर पिछले प्रधानमंत्री को, आज तेल का दाम 106 रुपया हो गया। तो नहीं दिख रहा है भाजपा को? सिर्फ 2 ही आदमी का देश में विकास हो रहा है जो पूरी दुनिया जानती है, दोनों का नाम A से शुरू होता है। इस देश में तो 2 ही आदमी का, क्योंकि वही दोनों आदमी का विकास हो रहा है। बाकी आम गरीब जो अभी जो पैंडेमिक में 4 लाख रुपया देना था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति नहीं है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनको दिख रहा है।
कि सेंट्रल मिस्टा बन जाए। वैक्सीन तो सुप्रीम कोर्ट के डर से इन्होंने दे रहे हैं, और उसमें भी एक दिन एफिडेविट दिए कि 135 करोड़ वैक्सीन मंगवाए हैं, एक दिन दिए 210 करोड़ वैक्सीन मंगवाए हैं। वो तो पूरे इंडिया से प्रेशर बना। कब ये हाल है? प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए कि भाजपा के मेरे बड़े भाई वहां बैठे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, रेत को समाधान चाहिए। ठीक है, हम लोग को रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो वादा किया था उस पर कुछ तो खरा उतरे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सियासत 2022 में विधानसभा चुनाव, अभी थोड़ा वक्त जरूर है लेकिन हलचल शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी यहाँ गठजोड़ करने में भी लगी हुई है, छोटे दलों का साथ पाने के लिए, और साथ ही बड़े सियासी दल अपने भी साथ बिछाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि जो एंट्री मारने की कोशिश हो रही है, यानी कि AIMIM, हालांकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इस बार मुश्किलें कुछ ज्यादा ही सामने हैं। लेकिन क्यों? सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल यही है, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आदिल साहब बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अब तो जी भर के कोस लिया उन्होंने। प्रियंका जी, अभी तो ये और बढ़ेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखिए कि लंबी लंबी तकरीरें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट की तकरीरें उठा के देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के चुनाव की जो ओवैसी साहब के बयान हैं, जो उनके भाषण है, उनको उठा के देख लीजिए। अभी तो ये तलखी बढ़ेगी, दोनों तरफ से जहर उगले जाएंगे और उस जहर की राख पर सत्ता पाने का खेल और षड्यंत्र रचा जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये कुछ भी करें, वेस्ट बंगाल में ओवैसी साहब का असर क्या हुआ वो जानते हैं। मुसलमान भी उनके साथ नहीं आए, जो काटने वो गए थे। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अप्रासंगिक रहे हैं। जो जिस मकसद से वो उत्तर प्रदेश आए थे, जिस मकसद से वो गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, वेस्ट बंगाल गए, वहां उनको कोई मदद नहीं मिली। बिहार में क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने इनको मदद की और इस कारण इनको थोड़ी सफलता 5 सीटों पर मिल गई। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विश्वास में भरोसा करती है, असल में इस नारे पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दिया, सबने इन पर भरोसा किया, लेकिन इन्होंने सबका विकास करने की बजाय सबका विनाश कर दिया। अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो देखिए किस तरीके से कानपुर का कांड हुआ, जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ ज्यादतियां हुई और 500 से ज्यादा ब्राह्मणों के खिलाफ इनकी सरकार आके खड़ी हो गई और मारे गए ब्राह्मण, एनकाउंटर हुए, मारे गए, जेल भेजे गए। जिस तरीके से कानपुर का संजीत यादव का कांड था, जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ठाकुर चिन्मयानंद जी को बचाने का काम किया गया, ये सारा सबने देखा। आप इस सहारनपुर की घटना को याद करिए, किस तरीके से राघव लखनपाल सिंह ने दलितों के खिलाफ यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है का नारा दिया था, और किस तरीके से वाल्मीकि समाज की लड़की हाथरस की बेटी के साथ जबरन उसकी डेड बॉडी को जबरन जला दिया गया, घर वालों को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। तो इन्होंने तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, सबको इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और बीजेपी में चल क्या रहा है? बीजेपी में खुद देख लीजिए, महाराज जी हैं, महाराज जी के अलावा और कौन है? यहाँ तक कि मोदी जी को भी झुकना पड़ा, प्रियंका जी, अमित शाह को भी झुकना पड़ा। और ये एक जो तानाशाही, जो आत्ममुग्धता, जो अहंकार, अश्विनी जी की भाषा में भी प्रचंड बहुमत की सरकार वाले हैं, इसी प्रचंड बहुमत के अहंकार पर सवार होकर सबके विनाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए राजभर को कैसे अपमानित करके इन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर किया। केशव मौर्य का नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दिया गया, पैरों से उसको रौंदा गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में 2014 का इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया, उनको इन्होंने गाड़ी तक नहीं दी, आज तक उनको कहीं पर इन्होंने एडजस्ट नहीं किया। तो कौन है जो इनसे खुश है? सबका तो इन्होंने विनाश कर दिया। रही सही कसर किसान लगातार आंदोलनरत है और महंगाई आप देख लीजिए, आम आदमी मारा जा रहा है। और कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए इन्होंने लोगों को तड़पाया, कोई हॉस्पिटल के गेट पर मर गया, कोई कार में बैठे बैठे मर गया, कोई बेड की उसके इंतजार में मर गया तड़प तड़प के। ठीक है अश्विनी जी, इन्होंने की है वो आग, वो पीड़ा। ठीक है, आपकी बात आ गई उमाशंकर जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए। प्रियंका जी देखिए,
देखिए हमारे भाई उमाशंकर जी ने किस तरीके से अब इन लोगों का सारे अस्त्र इन्होंने चलाना शुरू कर दिए। वो सिंह, वो ब्राह्मण, वो ये सारे जातिगत कार्ड खेल डाले इन्होंने। 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार का नारा देकर शीला दीक्षित जी को लेकर आए, वो भी फेल। साइकिल के पर सवार हुए, वो भी फेल। हाथी पर चढ़े, वो भी फेल। आज तक एक अंतरिम अध्यक्ष नहीं खोज पाए ये लोग। वहां उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उमाशंकर जी। पंजाब में क्या स्थिति है ये देख रहे हैं। आज हमको कह रहे हैं कि इन लोगों ने किसका हमारे नेताओं के बारे में तो ज्यादा क्या जानकारी है। तो एक दो हम भी उदाहरण देना चाहते हैं। इन्होंने एक अध्यक्ष बनाया सीताराम केसरी जी को, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उठा के फेंका गया बाहर। एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी, उनकी लाश के साथ क्या हुआ ये सब लोगों ने देखा कि आज तक उनका जो है दिल्ली में उनको एक स्थान नहीं मिला, वो कैसे गए। तो कांग्रेस वो बात ना करे। कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो अप्रासंगिक हो चुकी है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रियंका जी के सहारे लड़ रही है। ब्राह्मण का विरोध हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ब्राह्मण हमारे पास आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को उमाशंकर भाई देखिए, आज आप जो है कहीं कोई आपको ना आपको कोई मतलब अपने साथ सटा रहा है ना कोई आप किसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सब सपा ने साफ मना कर दिया, बड़े दलों के साथ नहीं करेंगे। बसपा ने आज घोषणा कर दी, हमारे आदिल भाई कह रहे हैं हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो आप अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसको मान लीजिए। और उत्तर प्रदेश में आपका कहीं कोई भविष्य नहीं बचा है। ठीक है जी, ठीक है धर्मेंद्र जी। सबसे ज्यादा डर इनको कांग्रेस से ही लगता है। आप देखिए पूरी डिबेट में कैसे आदिल जी और अश्विनी जी ने मिलकर कांग्रेस पर प्रहार किए हैं। ये दोस्ती भी है और यही कांग्रेस की ताकत है कि बेचैनी स्पष्ट हो जाती है। डर किससे है ये आपकी डिबेट पर स्पष्ट हो गया। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी। ये शौकत अली जो कि यहाँ पर एआईएमआई के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया कि देखिए सपा और बसपा साथ इसलिए नहीं लेना चाह रही हमें क्योंकि उन्हें एक अल्पसंख्यक का वोट तो चाहिए, लेकिन वो किसी भी अल्पसंख्यक लीडर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एमवाई जो एक बाकायदा पॉलिटिक्स होती है सपा और बसपा के जरिए की जा रही है, खासतौर पे सपा की अगर बात की जाए तो वहां पर उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। यही कारण है कि फिलहाल वो दूरी बना के रखे हैं ओवैसी से। मैडम जितनी मेरी जानकारी है, राजनीति में हर किसी की वोट की आवश्यकता होती है, कोई विशेष जाति के वोट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से जाति में बांट देना कि इनके वोट की आवश्यकता होती है, उनके वोट की आवश्यकता होती है, तो मुझे कहीं से तार्किक नहीं लगता है। रही बात कोई किसी के बारे में क्या परसेप्शन बना लेता है, उसका अपना निजी सोच है, उसमें मैं टिप्पणी करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको फिर बताया कि सामाजिक न्याय के हिसाब से जितने जरूरी फैसले होंगे और जब जब लेने पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो फैसले लेगी और हर एक उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों की, उत्तर प्रदेश जनता के हित में जो भी काम होगा वो सारा काम समाजवादी पार्टी मतलब इस बार समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल नहीं करने वाली है। जो 2012 से बाकायदा काम किए गए हैं 2017 तक, उसी के बिहाफ पर ही वो जनता से वोट मांगने वाली है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारा हर एक व्यक्ति से वोट मांगेंगे, हर एक जाति के लोगों से वोट मांगेंगे, किसी विशेष जाति के से वोट मांगने से क्या फायदा होता है? नहीं, मेरा सवाल ये है देखिए धर्मेंद्र जी कि इस बार आप ना जातिगत समीकरण बिठाने वाले हैं, न सोशल इंजीनियरिंग करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी क्या इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उस काम के साथ उतरेगी जो 2012 से लेकर 2017 के बीच में हुए हैं? बिल्कुल, हम पिछली बार भी उसी काम को लेकर के उतरे थे। तो फिर अगर उन्हीं कामों का था, फिर 2017 में जनता ने नकार क्यों दिया आपको? अगर वो इतना काम था कि आप बाकायदा 5 साल बाद भी उन्हीं कामों को लेकर उतरने वाले हैं मैदान में, तो फिर 2017 में जनता ने क्यों नकार दिया समाजवादी पार्टी को? नहीं, जनता ने क्यों नकारा तो जनता बताएगी। लेकिन जो मेरा आकलन है कि अगर आप विकास की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, व्यापारी की बात नहीं करते हैं, सीमा सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, तो इसके अलावा बात है क्या? अगर इस बात पे आप काम नहीं करते, आज नहीं कर लो उस बात पे आएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले विकास का नारा देती, सबका विकास सबका विश्वास, अब सबके साथ विश्वासघात कर दिया, उसमें एक लाइन जोड़ दिया। अब बेटी बचाओ बेटी जलाओ का नारा है इनका, बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की बात हो, बेटी जलाने की बात होती है। तो वो जनता सारी चीजें समझ रही है। अब आने वाले 2022 में जिस तरह का संगठन हमारा जमीनी लेवल पे काम कर रहा है,
हम निश्चित रूप से सच्चे विश्वास को कायम करने में जरूर सफल होंगे। चलिए, जी हाँ, लोकतंत्र में आज बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर। आखिर कारण क्या है कि इस बार चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस हो, हर कोई इस वक्त हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसकी छवि से खुद ओवैसी साहब से इस वक्त बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने जरूर ही अपने मोर्चे में उनका वेलकम किया है, लेकिन क्या इतना काफी है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदिल साहब, भले ही ये मानकर चला जाए कि ओम प्रकाश राजभर ने वेलकम कर दिया है, अपने मोर्चे में हाथ मिलाया है आपसे कि आइए, बाकायदा स्वागत किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि AIMIM अभी तक मुस्लिम समुदाय के मसले को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर, उनकी आवश्यकताओं को लेकर, रोजमर्रा की जो तकलीफों वो बाकायदा जिससे वो फेस होते हैं, उनको लेकर कभी सड़कों पर नहीं उतरी, कभी लोगों के बीच में नहीं गई? तो ये जो जनाधार की कमी है, उसके चलते अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना क्या पूरी तरीके से सक्षम है क्या AIMIM? आदिल साहब, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, आदिल साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अश्विनी जी, ये समस्या तो बनी हुई है। भले ही अगर देखा जाए तो हर बार जहां पर भी AIMIM उतरती है, वहां पर यही कहा जाता है कि देखिए अब बीजेपी को फायदा होने वाला है, तो इस छवि का कुछ तो कीजिएगा। प्रियंका जी, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है अपने आप में कि जहाँ बहुदलीय व्यवस्था तो है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था जो है सफल कभी नहीं हुई। आप 1967 से देख लीजिए, आप 1967 से 71 के बीच में 5 मुख्यमंत्री बदले गए। कई बार जो है चौधरी चरण सिंह जी 2 बार रहे, CB गुप्ता जी 2 बार रहे। उसके बाद अभी तक की व्यवस्थाएं देख लीजिए, बसपा के साथ सपा की सरकार बनी, भाजपा के साथ भी बसपा की सरकार बनी, तो ये व्यवस्था जो है कभी बहुत फलीभूत नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश का एक मिजाज रहा है ऐसा। तो उसमें अभी चाहे AIM आ जाए, ये लोग 2-4 सीटों पर, जहां पर एक जातीय राजनीति कर रहे हैं, एक संप्रदाय की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, तो 2-4 सीटों पर अपना जो है खड़ा करेंगे प्रत्याशी। अब 100 सीटों का कहना है, 0.5% वोट भी उत्तर प्रदेश में इनको पहले नहीं मिला हुआ है। अब 0.5% वोट जिसको नहीं मिला है, वो अगर पूरे 100 सीट पर करे, अभी देखिए ओम प्रकाश जी ने स्वागत किया। ओम प्रकाश जी जिस तरीके से इनके साथ जो करेंगे, आप देख लीजिएगा, उनका अलग मुद्दा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हर साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो स्थितियां ऐसी नहीं है कि ये लोग कहीं पर सरवाइव कर सके। बंगाल में देखिए हम 3 से 77 तक पहुंचे, और इन लोगों को क्या क्या हासिल हुआ। अब ज्यादा दूर की बात मैं नहीं करूंगा, मैं हैदराबाद की बात करूंगा। इनके पास हैदराबाद में 150 उम्मीदवार नहीं से खड़ा करने के लिए 54 उम्मीदवार खड़ा किए। इनसे ज्यादा सीटें हम लोगों ने जीती हैं। तो ऐसा कोई जनाधार नहीं है। ये एक जो है सांप्रदायिक उसमें आकर कि हम जो है, चलो भाई हमारी एक जाति धर्म संप्रदाय का है, हम खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार, तो कुछ ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ठीक है, आदिल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? ठीक है, आदिल साहब तक अभी भी मेरी आवाज नहीं जा रही है। उमाशंकर जी, ये जो परिस्थितियां हैं, क्या जिस तरीके से शौकत अली साहब ने कहा कि देखिए चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी दल हो, उनको वोट तो चाहिए बाकायदा मुस्लिम समुदाय के, लेकिन वो हाथ मिलाने के इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको मुस्लिम लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उनका वोट बैंक कट जाएगा। देखिए प्रियंका जी, यही अपने आप में हास्यास्पद है। क्या ओवैसी देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, उनके लंबरदार हैं कि जो उनको अपने साथ नहीं लेगा तो इसका मतलब वो मुसलमान के साथ नहीं है? मैं कह रहा हूँ वेस्ट बंगाल में करीब 26% मुसलमान है। कितना वोट मिल गया, कितनी सीटें जीत गए ओवैसी? अगर वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं तो उन्होंने एक भी सीट वहां जीत दर्ज क्यों नहीं की? तो ये उनको बताना पड़ेगा कि आप मुसलमान, इस देश का जो मुसलमान है वो इस देश के साथ है। चंद ऐसे मुसलमान हैं जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलते हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के मिशन में लगातार लगे हुए। अब ओवैसी की क्या मजबूरी है वो वही जाने, लेकिन अभी बातों बातों में अश्विनी जी ने इस बात का खुलासा कर दिया। आप देखिए क्या कह रहे हैं अश्विनी जी। हैदराबाद जहां से ओवैसी जी 15 साल से ज्यादा समय से सांसद है और उसके पहले उनके पिताजी वहां के प्रतिनिधि रहे हैं, उस सीट पर 150 जो नगर पालिका की सीटें थी, उसमें से महज 51 सीटों पर ओवैसी जी चुनाव लड़े, बाकी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दिया।
अब अगर ओवैसी जी अपने खुद की लोकसभा में 2 लोकसभा सीटें, दो जिलों का पूरा उसमें वो आता है, एक बड़ा एरिया आता है, मुझे ठीक से तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे लगता है 40 के आसपास असेंबली आती है जो ओवैसी जी के प्रभाव क्षेत्र की हैं। उसमें से महज 51 सीटों पर अपने गढ़ में और भारतीय जनता पार्टी को बुला के आपने वहां पे चुनाव लड़वा दिया, आपने उनको स्पेस प्रोवाइड किया। ये असली चेहरा है ओवैसी का, जो अभी अश्विनी जी मुझे लगता है अनजाने में ही इस फैक्ट को कह गए। हकीकत यही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ पर ओवैसी को लड़ाने से फायदा होगा, वहां पर वो ओवैसी को बुलाते हैं, फंडिंग करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, जहर उगलवाते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कराते हैं और वोट को पोलराइज करके विकास के मुद्दे पर जो राजनीति होनी चाहिए, जो महंगाई के मुद्दे पर होनी चाहिए, जो चाइना के कब्जे पर राजनीति होनी चाहिए, तो पाकिस्तान के चलिए ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल AIMIM को लेकर जो तस्वीर है, सभी सियासी दलों को लेकर बड़े दल साथ आने को तैयार नहीं। हालांकि राजभर की तरफ से वेलकम हुआ है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 2022 की तस्वीर सामने आएगी तो उस दौरान कौन किसके साथ जाता है और कौन किसका दामन छोड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए APN के साथ।